हाउ टू क्रैक CAPF पेपर 2। इसको लेकर आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो थोड़ी सी हटके होने वाली है। इसको लेकर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे। मैंने भी पहले CAPF पेपर 2 को लेकर बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, बट ये वीडियो थोड़ी सी अलग रहने वाली है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में कि CAPF पेपर 2 जो है क्योंकि वन साइज फिट ऑल सोल्यूशन नहीं हो सकता है, तो ब्रॉडली मैंने इसमें तीन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया है। एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है जो पहली बार ये पेपर लिखने जा रहा है। वो CDS एस्पिरेंट हो सकता है, FCAT एस्पिरेंट हो सकता है, या CAPF का ही एस्पिरेंट हो सकता है, बट वो पहली बार पेपर लिखने जा रहा है तो उसको उसके मन में बहुत बड़ा डाउट है, या कह लो कि वो अभी उसने प्रिपरेशन शुरू करी है, 5 महीने रह गए हैं, 4 महीने रह गए हैं, कैसे करना है CAPF पेपर 2 और लिखना कैसे है, कैसे लाइक ऐसे को स्ट्रक्चर करना है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है हिंदी मीडियम वाला। उसको ये पता है कि जो ऐसे है, जो 4 ऐसे लिखने हैं 6 में से 80 नंबर का, वो तो हिंदी में वो लिख सकता है, बट बाकी जो पेपर है 120 नंबर का पेपर 2 का, वो उसको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना है और उसको लेकर उसके मन में एक बहुत बड़ा मेंटल बैरियर है। थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो रिपीटर्स हैं, या जो पहले CAPF पेपर 2 दे चुके हैं, या जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं जिनके लिए रिटन पेपर ज्यादा टफ नहीं है। वो क्या गलतियां करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की हम बात करेंगे आज के सेशन में, और तीनों क्या क्या चीजें कर सकते हैं CAPF पेपर 2 में बेटर परफॉर्म करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम संदीप बंसल है। मैं आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म पर। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमन मिस्टेक्स फर्स्ट टाइमर्स मेक। अच्छा, फर्स्ट टाइमर्स को ये लगता है कि अभी हमें ना पढ़ा नहीं हमने बहुत अच्छे से, अभी हमें ज्ञान अर्जित करना है, लिख हम बाद में लेंगे, ठीक है। बाद में मतलब जब 1 महीना रह जाएगा, मॉक टेस्ट दे लेंगे, 15 दिन रह जाएंगे, तब हम एक दिन में 1-1 घंटा 2 घंटे बैठ के लिखेंगे तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट वो ना यहाँ पर एक फंडामेंटल जो है प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हैं कि रीडिंग और राइटिंग दोनों अलग स्किल हैं। या मान लो कोई कहता है कि जी मेरी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ के बहुत अच्छे से समझ लिया, पर उसको एक्सप्रेस करना एक ऑल टुगेदर अलग कहानी है। ये एक स्कूल या कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में हम अक्सर ये बात कहते हैं, यार नॉलेज बहुत है इस व्यक्ति को पर बता नहीं पा रहा है ना। तो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स का कहीं ना कहीं कमी है। सिमिलरली राइटिंग, ड्राइविंग, कुकिंग, स्विमिंग, ये सब स्किल्स हैं, और स्किल्स समय के साथ साथ इंप्रूव होती हैं। आज अगर मैंने खाना बनाना सीख लिया तो कल मैं एकदम सडनली मास्टर शेफ नहीं बन जाऊंगा। सडनली ऐसा नहीं होगा कि एकदम मैं कहूंगा खाना बनाया, सब लोग कहेंगे वाह क्या बात है, ऐसा नहीं होगा। या आज मैंने बोलना शुरू किया और सडनली कल मैं बहुत ही फ्लुएंट तरीके से बोल रहा हूं, ऐसा भी नहीं होगा। तो राइटिंग, इट विल टेक टाइम, इट विल नॉट इंप्रूव इन 15 days 1 month। हाँ ये है कि भाई बचा ही 1 महीना है, और अब ये है कि आप 2 घंटे 1 घंटा रोज का लगाएं तो बेटर परफॉर्म करके आ पाएंगे। बट ये समय के साथ साथ ही इंप्रूव होता है, और इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। यू ओनली एंड ओनली हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है जी। पहली बात, अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, ज्ञान अर्जित करते रहिए, आपका आखिरी दिन तक ज्ञान अर्जित होता रहेगा। 19 जुलाई को पेपर है, 18 जुलाई को भी हो सकता है कोई आर्टिकल आपने पढ़ा, उससे रिलेटेड आप कुछ कोई फैक्ट है, कोई कोट है, या कोई भी अंडरस्टैंडिंग आपकी एनालिसिस है, वो पेपर में आप लिख के आ रहे हैं। बट राइटिंग स्किल नीड टू बी होन्ड, ठीक है। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, ठीक है। बहुत क्लियर है ये चीज। सेकेंड, ओवर फिलोसफिकल एसेस। जनरली हमें लगता है कि यूपीएससी में ना बड़ी बड़ी बातें लिखनी है, मतलब थोड़ा मॉरली हाई ग्राउंड ले लेना है। मैं ये करना चाहता हूं, मैं बदल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मतलब वो वाला जो है ना, ऐसे जब आप पढ़ोगे तो कई बार ऐसा होता है कि वो सेंस निकल के आ रहा होता है। मतलब ओवर आइडियलिज्म, ओवर फिलोसफिकल, लेस ऑफ प्रैक्टिकल, लेस ऑफ स्ट्रक्चर, उससे ना वो पता लग जाता है कि ये, वो कहते हैं ना अभी नया नया जोश में है, ठीक है। तो इसलिए मतलब लाइक अगर कोई कहता है कि जी मैं किस लिए जाना चाहता हूं, मैं देशभक्ति के लिए, फेयर इनफ। बट क्या देशभक्ति सिर्फ फौज में जाके होती है? और जितने भी प्रोफेशंस हैं उनमें अगर आप मेहनत से, ईमानदारी से,
पूरी निष्ठा से आप काम कर रहे हो, तो आप जो है देशभक्त हो, तो उसके लिए वहां जाना जरूरी नहीं है। प्रैक्टिकल आओ तो थोड़ा सा वो प्रैक्टिकलिटी मिसिंग होती है, ओवर फिलोसफिकल होता है, स्ट्रक्चर मिसिंग होता है, वो पता लग जाता है। ठीक है, सेकंड मिस्टेक, पुअर टाइम डिवीजन। ठीक है, अब क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं की है, हमने सोचा ही नहीं कि एक ऐसे को मैं लगभग 10 या 12 मिनट में खत्म कर दूंगा, एक ऐसे को लिखने के लिए 1 से 1.5 मिनट या 1 से 2 मिनट में ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा, 10 मिनट लिखने में लगेंगे 300 वर्ड, एक पेज में मेरे लगभग 100 वर्ड्स लिखे जा रहे हैं, 3 पेज में मेरा ऐसे कंप्लीट हो जा रहा है। कोई जिसका मतलब जो थोड़ा सा ना कहते हैं जिसकी लेटर्स के बीच में स्पेसिंग कम है और लाइंस के बीच में स्पेसिंग कम है, वो एक पेज में 125 130 वर्ड लिख देता है। तो उसको पता है कि 300 वर्ड अगर मुझे लिखने हैं तो मेरा 2.5 पेज में ऐसे कंप्लीट हो जाना चाहिए, उससे ऊपर मुझे किसी भी हालत में नहीं जाना। जहां मेरा दूसरा पेज कंप्लीट हो रहा है, दैट मींस मुझे अगले पेज में कंक्लूड कर ही देना है उसको, क्योंकि ऑलरेडी मैं 270 280 वर्ड पे पहुंच चुका हूं। और अगर आप वर्ड लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग, कोई आपके 300 वर्ड गिनने नहीं बैठ रहा कि हाँ 300 वर्ड लिखे हैं, नहीं, अगर आपने 305 लिख दे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है, या 270 लिख दे तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, 270 280 लिख के आओ। बट द थिंग है, अगर आप 300 से क्रॉस कर रहे हो, मान लो 300 वर्ड्स लिखे हैं या 200 वर्ड्स लिखे हैं, तो 220 लिख के आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेपर छूटेगा। वो बनाया ही इसी तरीके से गया है कि आप पूरा पूरा उतना ही लिख सकते हैं सोच के। ठीक है, तो इसलिए जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको इन 3 चीजों पे, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, पढ़ना है, पढ़ के अब अच्छा लिखना कैसे है जी। मैं एक सिंपल सा तरीका बोलता हूं, मतलब एक बहुत ही, कई लोग कहते हैं जी हमें स्ट्रक्चर नहीं पता, बॉडी लाइक इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, यूट्यूब पे है, जाकर देख लीजिए। ठीक है, बॉडी कंक्लूजन। बट एक सिंपल हैक बताता हूं। शाम में सोने से पहले, मतलब रात में सोने से पहले, आपने जो भी पढ़ा उसकी समरी लिख लो। ठीक है, अपने शब्दों में, मैंने ये पढ़ा, मैंने आज ये किया, मैंने ये टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक में मैंने ये 2 चीजें मेन पढ़ी। अब हो सकता है आपने उसके बारे में पूरा 5 पेज का आर्टिकल या पूरा एक चैप्टर पढ़ा हो, बट आपको शायद 2 या 3 पॉइंट ही याद हो, मेन। मान लो आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा और आपको बस यही याद है, अच्छा ग्रिड पैटर्न था जी उसमें, ठीक है जी, उसमें ऐसे मोहनजोदाड़ो में डांसिंग गर्ल का स्टैचू था, उसमें ये था, जो भी आपको 4-5 पॉइंट है वो लिख लो वहां पे। ठीक है, सो मेक अ लाइक डायरी, जो पहले लोग डायरी बनाते थे, 15 मिनट रात में सोने से पहले अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज को लिख लो। इट विल रियली इंप्रूव। 1 महीने के बाद आप अपने पहले दिन का जो आपने समरी लिखा होगा दिन का, और जो 30वें दिन का 31वें दिन का समरी लिखा होगा, उसमें डिफरेंस देखेगा आपको, एक स्टार्क डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक सिंपल हैक है ये। ठीक है जी, ओके। सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम वाले। हिंदी मीडियम वालों के लिए जिन्होंने प्रॉपर जो 4 ऐसे हैं वो हिंदी मीडियम में ही लिखने हैं। अच्छा, एक एक चीज ना, मार्केट में बहुत लोगों को लगता है कि मैं हिंदी में लिखूंगा तो मैं कम एजुकेटेड लगूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कंटेंट, आप कितना अच्छा स्ट्रक्चर लेके आते हैं। इट इज लाइक के, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे फौज में इन सर्विस कोर्सेज होते हैं, सो लाइक उसमें एज ए इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग के लिए ना आपको टेस्ट होते हैं आपका, कि आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं या नहीं। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं एक लेक्चर दे रहा था, तो लाइक जो इंस्ट्रक्टर थे, मतलब जो मेरा टेस्ट ले रहे थे, 2IC रैंक के ऑफिसर थे, तो ही आस्क्ड मी कि भाई ये लेक्चर अब आपको हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल्स को देना है। तो मैं बीच बीच में कुछ इंग्लिश की टर्म्स यूज कर रहा था, तो कह रहे थे कि आपको लगता है कि ये चीज़ कांस्टेबलरी को समझ आएगी जो आप बोल रहे हो? तो मैंने कहा नहीं सर। कहते फिर देन स्पीक इन हिंदी, प्योर हिंदी, मतलब अच्छे से। प्योर हिंदी का मतलब कोई संस्कृताइज्ड हिंदी नहीं, नॉर्मल जो हिंदी है, ताकि आप जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट शब्द जो हैं, उनका मतलब उनको समझा सकें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप जब ट्रूप से बात कर रहे होंगे, बहुत लोगों से बात कर रहे होंगे, तो आप नॉर्मल भाषा में ही बात कर रहे होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डोंट स्टार्ट कंपेयरिंग विद यू इन विज़ावी इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जी लैक प्रैक्टिस, अब आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी है। अगेन दस वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि ना,
आप क्या कह रहे हैं कि भाई हिंदी में मेरे पास मटेरियल नहीं है, वो भी मैं मानता हूं कि आज के समय पर वो नहीं है। आपने कोई अच्छा आर्टिकल पढ़ा मान लो अंग्रेजी में, क्योंकि आपको 120 नंबर का पेपर अंग्रेजी में भी लिखना है, जो आपका आर्गुमेंट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, कॉम्प्रीहेंशन है, प्रेसी है, ग्रामर है, वो सब आपको इंग्लिश में लिखना है। तो इंग्लिश की भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो 30 मिनट डेली न्यूज़पेपर रीडिंग मैंडेटरी है। जो खासकर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, जिसको एक मेंटल बैरियर है दिमाग में इंग्लिश को लेकर, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। और इफ़ पॉसिबल तो वो थोड़ा सा, जब भी कोई पॉडकास्ट सुने, कोई इंटरव्यू सुने, तो वो इंग्लिश में सुन ले, कोई मूवी देखना है वो इंग्लिश में देखे, ठीक है, ताकि वो धीरे धीरे वो वर्ड्स जो हैं, जो शब्द जो हैं अंदर जाना शुरू हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, क्या मान लो आपने कोई आर्टिकल देखा, बहुत अच्छा आर्टिकल था, उसको ट्रांसलेट कर लो। गूगल ट्रांसलेट है, चैट जीपीटी है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे देगा। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है संस्कृताइज्ड हिंदी। बहुत लोगों को लगता है शुद्ध हिंदी, ये प्योर लैंग्वेज, ये ऐसा कुछ टर्म होता नहीं है एक्चुअली। इसका मैं आपको रीजन बता देता हूं। भाषा में एक बात कही जाती है कि हम कभी भी भाषा नहीं बोलते हैं। मगर अगर मान लो हम कोई कहते हैं कि भाई मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, मैं हिंदी बोल रहा हूं, तो मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूं, मैं उसकी एक उपभाषा बोल रहा हूं, मैं उसका एक डायलेक्ट बोल रहा हूं। ठीक है, इवन इफ आई विल से कि मैं उसका न्यूट्रल हिंदी बोल रहा हूं। ठीक है, न्यूट्रल हिंदी भी इट्स लाइक कि भाई एक पर्टिकुलर रीजन में इस तरीके से हिंदी बोली जाती है। मुंबई या हिंदी अलग होगी, हैदराबाद की हिंदी अलग है, ईस्टर्न यूपी बिहार की हिंदी थोड़ी सी अलग है, उसका टोन अलग है। तो आपको कई बार हिंदी में भी बहुत ज्यादा ये फोकस हो जाता है कि अगेन सिमिलर इंग्लिश के साथ भी वो प्रॉब्लम है। बहुत लोगों को लगता है कि जी, मैं हमेशा बोलता हूं कि बी चेतन भगत, डोंट बी शशि थरूर। ठीक है, अब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ द पर्सनैलिटीज, बोथ आर वेरी गुड राइटर्स, आई लव बोथ ऑफ देम, बट द थिंग इज कि आपको सिंपल भाषा में समझाना है। वो ये जानना चाहता है कि आपको कितना समझ आया, आप स्ट्रक्चर, आपकी सोचने की, समझने की क्या है शक्ति, और कितना समझ पाए हैं आप, उसको कोहेरेंट तरीके से लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसी लैंग्वेज लिख के आ रहे हैं जो समझ ही नहीं आ रही किसी को, कोई इसका कोई मतलब नहीं है। सिमिलर विद द हिंदी ऑल्सो। ठीक है, हाँ, आपको आती है, आप लिखना चाहते हैं लिखिए, बट द थिंग इज के वो उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो समझ ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए है कि भाई आधा घंटा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। पॉडकास्ट, जैसे मैंने कहा, न्यूज़, ठीक है, आप सुने, कोशिश करें इंग्लिश में सुनने की धीरे धीरे। आई नो मुश्किल है, बट धीरे धीरे आपका वो 120 नंबर का पेपर भी इंपॉर्टेंट है जो आपको कवर करना है। थर्ड जो कैंडिडेट्स हैं, थर्ड कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स हैं, जो रेगुलर या जिन्होंने पहले दिया है, या सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं जिनके लिए रिटर्न ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, या पहले सीएपीएफ जिनका रिटर्न क्लियर हो चुका है, या दूसरी तीसरी बार दे रहे हैं, उनके लिए क्या है, उनको 4 क्वेश्चन पूछने अपने आप से। क्या मेरा ऐसे वीक है? ऐसे वीक है इन द सेंस कि मैं ऐसे राइटिंग स्किल्स कैसी हैं मेरी? ठीक है, क्या मैं सही से इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिख पा रहा हूँ? ठीक है, क्या मैं टाइम पे फिनिश कर पा रहा हूँ ऐसे को? क्या मेरी हैंड राइटिंग पुअर है? अच्छा, कई लोगों को लगता है हैंड राइटिंग से बिल्कुल फर्क पड़ता है, 200% फर्क पड़ता है। एक सेम सेम कंटेंट साफ लेजिबल हैंड राइटिंग में, बहुत कर्सिव नहीं, सिंपल समझ आ रहा है, और एक ने किसी ने डॉक्टर साहब वाली भाषा में लिखा है, ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा। तो और सेम कंटेंट है, किसको आप लॉजिकली किसको ज्यादा नंबर दोगे? अगर इसको आपने 20 में से 10 देने, इसको 12 आप ऑटोमेटिकली दे दोगे, यार ये पढ़ने में बड़ा अच्छा लग रहा था, साफ सुथरा क्लियर लिखा हुआ था, लेजिबल था। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैटर करता है। वॉज कंटेंट रेपिटेटिव? ये यूनिवर्सिटी वाली, कॉलेज वाली आदत कि शुरू में जो पॉइंट लिखा है ना, उसको मैं तीसरे चौथे पैराग्राफ में ना घुमा के वैसे ही लिख देता हूँ, टीचर को क्या पता लगेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी में, जो कॉलेज में टीचर होते हैं वो थोड़ा दयालु भी होते हैं कि यार चलो बच्चे ने कुछ तो लिखा है, पेज भरे हैं, ठीक है, दे दिया। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ वो वाला सिस्टम है ही नहीं है। 200 में से 30 नंबर, 40 नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो आपने वो जो स्मार्टनेस करने की कोशिश करी है वो यहाँ नहीं चलेगी। आपको अगर 3 पॉइंट पता है, 3 लिख के आओ। 300 वर्ड का ऐसे में आप अगर 150 वर्ड लिख के आओगे चलेगा, बट डोंट ट्राई टू ओवर स्ट्रेच इट। ठीक है, और शुरू वाले पॉइंट को अलग भाषा में फिर दोबारा से लिखने की कोशिश मत करो।
ठीक है, तो अगर आप ये चारों मिस्टेक कर रहे हो तो इन पे काम करो, स्पेसिफिकली अपने जो आपका वीक एरिया है उस पे काम करना है। ठीक है जी, तो ये था। और इसके अलावा कुछ सिंपल स्ट्रेटजीज हैं जो सबको अपनानी है, तीनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को अपनानी है। देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं डाटा, मैं हमेशा बोलता हूं कि यार देखो, आपका डाटा नहीं चेक कर रहा है। ठीक है, आपका क्या चीज चेक कर रहा है? आपका एनालिसिस चेक कर रहा है। चाय बनानी है तो चाय पत्ती से नहीं बनेगी, सारी चीजें डालनी पड़ेंगी। चाय पत्ती इज लाइक डाटा, या कुछ भी समझ लो, चीनी समझ लो, अदरक समझ लो, दूध समझ लो, पानी समझ लो, है ना। जब हमारी इंडियन जो चाय, नॉर्मल चाय बनती है तो सब चीज़ें डालनी पड़ेंगी उसमें। ठीक है, स्ट्रक्चर, एनालिसिस, थोड़ा सा डाटा अगर है इफ़ पॉसिबल, आपको पता है उसके उसको लेकर, तो वो सारी चीज़ें जो हैं बनेंगी, तभी थोड़ा सा सही से चाय बनेगी, तभी अच्छा आंसर बनेगा। केस स्टडीज, अगर कोई केस स्टडी पता है, कोई एग्जाम्पल पता है, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हुई है, उससे ना नेचुरली चीज़ें समझ आती हैं कि अच्छा हाँ, मध्य प्रदेश में ऐसी एक केस स्टडी हुई थी, या अरुणाचल प्रदेश की कोई ऐसी केस स्टडी है, तो आपको आप ऑटोमेटिकली आपका ध्यान जाता है उस चीज़ पे। ओके, पेस्टल टेक्निक, किसी भी टॉपिक के बारे में जब सोचना है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल, इंटरनेशनल इश्यूज, मतलब इसका पॉलिटिकल एंगल क्या है, इसका इकोनॉमिक, इसका सोशल, इसका टेक्नोलॉजिकल, इसका लीगल एंगल क्या है, इसका जरूरी नहीं है हर टॉपिक के सारे एंगल हों, बट इससे आपको इमीडिएटली 3-4 पॉइंट मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिलते, अगला हैक क्या है? 5W1H। ठीक है, 5W1H, हु, कौन है इससे रिलेटेड, क्या है ये, कहां, कब, कब की बात है, ठीक है, कहां की बात है, क्यों है, कैसे है ना। हम कहते हैं भाई ये चीज क्या है, कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। ठीक है, तो वो अगर आपको पता है उस चीज के बारे में, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं। कुछ भी, मान लो आपको वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड इश्यूज के बारे में लिखना है ना। क्या है भाई वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड इश्यूज, क्यों है, कब से हैं, और कैसे हैं, उसका मैनिफेस्टेशन कैसे है, मतलब सोसाइटी में किस फॉर्म में हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले एक समय था सिलेंडर फट जाता था, ठीक है, ऐसे इस तरीके से डेथ्स होती थी, आजकल वो नहीं हो रहा, आजकल थोड़ा फॉर्म चेंज हो चुका है। ठीक है, तो वो आपको समझ आना चाहिए वो चीजें। ओके, सब हेडिंग्स, स्मॉल पैराग्राफ्स, सब हेडिंग अगर लिख सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, अब अलग से पेन जरूरत नहीं है, उसी पेन से कर दो, बट थोड़ा उसको हाईलाइट कर दो, उसको समझ आ जाए कि अच्छा ये मेन पॉइंट आप कहना चाह रहे हो। ठीक है, स्मॉल पैराग्राफ्स, बड़े लंबे पैराग्राफ, बड़े लंबे सेंटेंसेस मेक्स नो सेंस, छोटे सेंटेंसेस सिंपल भाषा में, ठीक है, और छोटे पैराग्राफ्स। फ्लो चार्ट इफ पॉसिबल, अब जरूर जबरदस्ती नहीं ऐड करना है कि मैं हर चीज में फ्लो चार्ट ऐड करके रहा हूं। अगर आपको कोई चीज समझानी है और वो लाइक पैराग्राफ में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, फ्लो चार्ट बन रहा है उसका, तो बना दो वहां पे फ्लो चार्ट। ठीक है, गुड, वो चीजों को समझ आने में आसानी होती है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंक्लूजन, एज एन ऑफिसर इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए भाई, गूगल के जमाने में, एआई टूल्स के जमाने में इंफॉर्मेशन की कमी है, टक करो पूरा आ जाएगा सिस्टम। आपसे सॉल्यूशन चाहता है। आप जब ऑन ग्राउंड होंगे, सारे फैक्टर सोचेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, है ना, सारे फैक्टर सोच के फिर उस एक डिसीजन लेंगे। वो डिसीजन एक बैलेंस डिसीजन होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एज एन ऑफिसर। स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। ठीक है, नॉलेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग, बट स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि भाई क्या चीज है, कैसे आप पूरा लिख कैसे रहे हैं, ठीक है, मतलब फ्लो है या नहीं ऐसे में, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज, कम हैक जो आपको अपनाने हैं ऐसे राइटिंग में। अभी भी कोई डाउट है कोई स्पेसिफिक पॉइंट को लेकर, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।